जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया के तरफ से अपने नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए 27 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है और इसे लेके पिछले साल डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम और बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच में एक तरीके का भयंकर कंपटीशन हुआ। हालांकि पिछले साल अलग अलग खबरों में लगातार दोनों एयरक्राफ्टों को ही जीतने का दावा किया गया, लेकिन दोस्तों इस साल के शुरुआत में अब दावा किया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में जल्द ही डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा और ये डील फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के भारत के दौरे के दरमियान होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के दौरे के दरमियान क्या सच में भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर समझौता होने जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पिछले साल के मध्य के दरमियान मतलब गर्मी के दरमियान गोवा में स्थित नेवी के शोरवेस फैसिलिटी मतलब INS हंसा से इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों का टेस्ट को अंजाम दिया गया था। बेसिकली इन दोनों एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के द्वारा खरीदा जाना है ताकि इंडियन नेवी अपने कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा कर सके और एयरक्राफ्टों कैरियरों के ऊपर से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो सके। दोनों एयरक्राफ्टों के तरफ से ही टेस्ट के दरमियान अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस को अंजाम दिया गया और दोस्तों यही बताया जाता है कि दोनों एयरक्राफ्टों ने ही टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वहीं पे दोस्तों टेस्ट समाप्त होने के बाद बोइंग कंपनी की तरफ से जहां पे दावा किया गया कि टेस्ट में राफेल एम एयरक्राफ्टों के मुकाबले में बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट भारी रहा और ये इंडिया की आवश्यकताओं को बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकता है, तो वहीं पे डैसॉल्ट एविएशन का भी यही तरीके का दावा था, जहां पे डैसॉल्ट एविएशन का ये कहना था कि अगर भारत राफेल एम को चुनता है तो भारत के लिए ये इस्तेमाल करना जहां पे आसान होगा, तो वहीं पे ये भारत के कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। पर दोस्तों दोनों कंपनियों की तरफ से अपने अपने दावे को सच बनाने के लिए कई तरीके के जहां पे तथ्य रखा गया, तो वहीं पे दोनों कंपनियों का भी ये कहना था कि उनका एयरक्राफ्ट क्यों भारत के लिए अधिक सुइटेबल है। पर पिछले साल के इन सभी घटनाओं के बाद अब नए साल में नया खबर आ रहा है और ये खबर है राफेल एम के पक्ष में। बताया जा रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के भारत के दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो फिलहाल समझौते को लेकर भारत की तरफ से या फिर फ्रांस की तरफ से किसी तरीके का कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है और इन बातों का दावा असल में फ्रांस के एक मीडिया हाउस की तरफ से किया गया और उनका कहना है कि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का ये जो दौरा है ये असल में डील को संपूर्ण करने को लेके है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत के भी कुछ मीडिया में इस तरीके का ही दावा किया जा रहा है और पिछले साल ये भी बताया गया था कि भारत और फ्रांस के बीच में डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर गुपचुप तरीके से एक तरीके का प्राइस नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया गया, ना ही इस बात को एक्सेप्ट किया गया। वहीं पे दोस्तों अगर प्राइस नेगोशिएशन हो रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भारत की तरफ से शायद राफेल एम को चुनने का संभावनाएं सबसे अधिक है। जबकि अगर देखा जाए तो इससे पहले जितने बार भी डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से ऐसे कोई दावा किया गया तो उसे काटने के लिए बोइंग कंपनी की तरफ से भी काउंटर दावा किया गया है, लेकिन इस बार डैसॉल्ट एविएशन के या फिर कहते फ्रेंच मीडिया के दावा को काउंटर करने के लिए बोइंग कंपनी की तरफ से अब तक कोई भी बयान नहीं आया। वैसे अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अब तक कौन से एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा या फिर ट्रायल के दरमियान कौन से एयरक्राफ्ट किस तरीके से परफॉर्म किया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है और ना ही विनर का घोषणा किया गया है। मतलब दोस्तों अगर भारत की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन के दौरे के दरमियान डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं भी किया जाता है तब भी माना जा रहा है कि शायद इस दरमियान भारत के द्वारा कोई बड़ा खुलासा किया जाए या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर जो विनर का है उसका घोषणा किया जाए। और इमैनुअल मैक्रोन के दौरे के दरमियान अगर घोषणा किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इस घोषणा में F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का तो जिक्र नहीं होगा बल्कि राफेल एम एयरक्राफ्टों के जिक्र होने का ही संभावनाएं अधिक है। हालांकि दोस्तों अगर इमैनुअल मैक्रोन के दौरे के दरमियान इसका घोषणा नहीं होता है तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि राफेल एम का संभावनाएं नहीं है बल्कि उसके जगह में भारत के द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट को ही खरीदा जाएगा। अब दोस्तों राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर तो इस तरीके का दावा हो ही रहा है और इस दरमियान अब बताया यह भी जा रहा है कि राफेल एम एयरक्राफ्टों के फिलहाल करंट वेरिएंट को भारत के द्वारा नहीं खरीदा जाएगा बल्कि इसके सबसे ताकतवर तरीन वेरिएंट को ही शायद भारत की तरफ से खरीदा जाए। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि भारत के पास ऑलरेडी एयरफोर्स के वेरिएंट मतलब राफेल F-3R वेरिएंट है, पर इससे भी एक ताकतवर तरीन वेरिएंट डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया गया है जिसे राफेल ब्लॉक 4 या फिर राफेल F-4 वेरिएंट कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक F-4 वेरिएंट के मरीन वेरिएंट को भी डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से तैयार किया गया है और भारत की तरफ से संभावित राफेल एम ब्लॉक 4 या राफेल एम F-4 वेरिएंटों को ही अपने बेड़े के लिए खरीदा जाए। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस दावे को लेकर भी किसी तरीके का ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और शोरवेस फैसिलिटी से जिन एयरक्राफ्टों का टेस्ट किया गया था उनमें भी F-4 वेरिएंट नहीं था बल्कि उनमें राफेल एम के F-3R वेरिएंट था। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल एम के ब्लॉक 4 वेरिएंट या ब्लॉक F-4 वेरिएंटों को लेकर हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया है कि इनका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, जबकि साल 2021 में खबर यह आया था नेवी की तरफ से नए वेरिएंटों को लेकर टेस्ट शुरू किया गया है। साल 2022 में ये खबर आया था कि नेवी की तरफ से अपने बेड़े के R3F वेरिएंटों को संपूर्ण रूप से F-4 वेरिएंटों में अपग्रेड किया जाएगा। मतलब फ्रांस के बेड़े में भी जो पुराने राफेल एयरक्राफ्ट है या फिर कहे तो राफेल एम एयरक्राफ्ट है उसे बदल के नए वेरिएंटों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे में अगर
भारत की तरफ से भी राफेल एम को खरीदा जाता है तो यहाँ पे F4 वेरिएंटों की ही संभावनाएं अधिक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ब्लॉक 4 वेरिएंट या फिर कहे तो ब्लॉक F4 वेरिएंटों के अंतर्गत एयरक्राफ्टों में कई तरीके के इंप्रूवमेंट किया गया है और ऐसे इंप्रूवमेंटों में एयरक्राफ्टों के जो रडार है उसके कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए एक नया रडार का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पे एयरक्राफ्टों में हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले, अधिक एफिशिएंट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और अधिक कैपेबल कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज इक्विपमेंटों को लगाया गया है। अब दोस्तों फ्रांस के मीडिया के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के जो टेंडर है इसमें राफेल एम एयरक्राफ्ट ही फ्रंट रनर है। और दोस्तों इस तरीके के दावे करने के पीछे भी कई तरीके के तथ्य दिया जा रहा है, जिनमें सबसे पहले तथ्य के रूप में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल का जिक्र किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 36 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स कर रहा है। हाल फिलहाल में 36वां एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है। तो वहीं पे फ्रेंच मीडिया का कहना है कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में होने के कारण इंडियन नेवी के द्वारा भी सेम तरीके का अगर एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी को लेकर इंडियन नेवी को ज्यादा कुछ नए मेहनत करने का आवश्यकता नहीं होगा और ट्रेनिंग से लेके कई तरीके के फैसिलिटी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के साथ शेयर कर सकेगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर भी काफी अधिक पॉजिटिविटी को शो किया जा रहा है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद इंडिया की तरफ से फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में चुना जाए। हालांकि फ्रांस की तरफ से इसे लेकर भी दावा यह है कि जो डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में होने के कारण इस तरीके के एयरक्राफ्टों को लेकर इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का आवश्यकता नहीं होगा। जबकि 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के दरमियान भारत के द्वारा जो एडिशनल खर्चा किया गया था जो बेसिकली एयरक्राफ्टों के इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए है, उसके लिए राफेल एयरक्राफ्टों की कीमत भी इस बार पहले के मुकाबले में कम होगा। दोस्तों फिलहाल अगर डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसके ओल्डर वेरिएंट ने 1986 में अपना पहला उड़ान भरा था, जबकि इसके सी वेरिएंट ने 1991 में अपना पहला उड़ान भरा। इसे 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसका इस्तेमाल फिलहाल फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी के अलावा इंडियन एयरफोर्स, ग्रीस एयरफोर्स, इजिप्शियन एयरफोर्स, क्रोएशियन एयरफोर्स और कतर के एयरफोर्स कर रहा है। हालांकि यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है। डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के 2 वेरिएंट है जिनमें सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड वेरिएंट है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर लंबाई को देखा जाए तो ये 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है और इसका चौड़ाई 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्ट की हाइट 3.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है। तो वही पे इसके विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट बी वेरिएंट के लिए करीबन 10,300 किलोग्राम है। तो वही पे सी वेरिएंट 9,850 किलोग्राम वजनी है और एम वेरिएंट के एम्प्टी वेट 10,600 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो ये करीब 4,400 किलोग्राम से लेकर 4,700 किलोग्राम है और मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी करीबन 16,500 लीटर के आसपास है। एयरक्राफ्ट में 2 सिग्मा M88-4E टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया जिसका ड्राइव थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड हाई ऑल्टीट्यूड में माक 1.8 है तो वहीं पे लो ऑल्टीट्यूड में ये स्पीड करीबन माक 1.1 है और इसके सुपर क्रूजर स्पीड माक 1.4 है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 1850 किलोमीटर है जबकि इसके फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीबन 15,835 मीटर मतलब 51,952 फीट के आसपास है और ये +9G से लेकर -3.6G के दबाव झेल सकता है और इमरजेंसी कंडीशन में +11G तक दबाव झेल सकता है। एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसमें 14 हार्ड पॉइंट है, जबकि नेवी के वेरिएंट में 13 हार्ड पॉइंट है और इसके सहारे ये 9,500 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में एयरक्राफ्ट में MBDA के माइका ER और IR जैसे मिसाइल के अलावा MBDA मीटियोर और मैजिक 2 मिसाइल इस्तेमाल होता है, जबकि एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में अपाचे, शॉर्म शैडो, हैमर, पीबुए, AS-30L और मार्क 82 हथियार का इस्तेमाल होता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में एग्जॉस्ट मिसाइल और परमाणु हथियार के रूप में इसमें ASAMP-A का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके अलावा एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में RVE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोनिक वॉरफेयर सिस्टम और थेल्स के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।